प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का मिशन प्रेरणा लक्ष्य की ई पाठशाला में दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग खनिज एवं धातु पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हमने इस पाठ में क्या सीखा, थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा। पहला पॉइंट कि सभी अयस्क खनिज हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर, चमकीली, अधातुवर्धनीय एवं तन्य होती हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद जब आप प्रश्नों को करेंगे तो बड़ी ही सरलता से आप इन प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए हमने जो सीखा कि अधिकांश अधातु गैसीय एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। यानी अधिकांश जो अधातुएं हैं वो गैसीय और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ सक्रिय धातुएं जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो जल के साथ H2O के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। धातुओं का घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक प्रयोग होता है। हमारे घर में, इंडस्ट्रीज़ में, हमारे इन्वायरमेंट में धातुओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। धातुओं को संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, खराब होना से बचाकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। यानी हम धातुओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें उसके संक्षारण से भी उसको बचाना है, यानी उसको नष्ट होने से भी बचाना है। स्थायित्व, चमक तथा श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग बढ़ता जाता है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक धातु अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें धातुओं के गुणों को और अच्छा बनाया जाता है और सफल बनाया जाता है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके लंबे समय तक। ठीक है, उनके स्थायित्व को बढ़ाया जा सके, उसके गुणों को बढ़ाया जा सके। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प आपको छांटना है और अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो केवल सही विकल्प आपको लिखना है, अन्यथा आप अभ्यास पुस्तिका में सही विकल्प पर टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं में जंग लगता है? पहला है लकड़ी की मेज़, तो आपको पता है लकड़ी में जंग नहीं लगता है। स्टील की कुर्सी में भी जंग नहीं लगता है। तेल रोपित लोहे की छड़ जिस पे तेल लगा हुआ हो, तो तेल लगे होने के कारण वो वायु के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आता है, इसलिए इस पर भी जंग नहीं लगता है। खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, तो जो लोहे की छड़ें खुली स्थानों पर रखी होती हैं वो वायु और नमी के संपर्क में आती हैं, जिसके कारण उन पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है फेरिक ऑक्साइड की, और ये परत धीरे धीरे उसमें से निकलने लगती है और लोहा खराब होने लगता है। दूसरा प्रश्न देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? यानी बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोडियम का, लोहे का, एल्युमिनियम का, कॉपर का। तो देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे इम्पॉर्टेंट अयस्क है। एल्युमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है धातु कर्म के द्वारा। निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने हैं, आपको सही विकल्प भरना है। यहाँ पर सोडियम धातु को खाली स्थान में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं सोडियम धातु को? आपको मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केरोसिन ऑयल। तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती है और वायु के संपर्क में आते ही ये इसमें आग पकड़ सकती है। जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो वायु, हवा, ऑक्सीजन, और दूसरा नमी या जल। जल
नमी या वायु की उपस्थिति में लोहे में जंग लगती है। धातु के तार बनाने का जो गुण होता है, तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तन्यता, जिसको हम डक्टाइल नेचर कहते हैं। ठीक है, धातुओं के लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार को खींचा जा सकता है। जिन धातुओं में धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिन धातुओं से धातु का निष्कर्षण यानी उसको निकाला जाता है, अलग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क यानी ओर। ठीक है, तो टिक लगाने पे आ जाइए। ट्रू फॉल्स आपको लिखना है, सही गलत का टिक लगाना है। प्रश्न 3, हीरा कार्बन का रूप है। तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, बिल्कुल सही है। कार्बन के और कौन कौन से रूप होते हैं? ग्रेफाइट और फुलरीन। ग्रेफाइट और फुलरीन, कुल 3 रूप होते हैं कार्बन के। डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये सभी कार्बन के ही रूप होते हैं। ठीक है, जिनके भौतिक रूप अलग होते हैं लेकिन रासायनिक संरचना समान होती है। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट यानी हेम, और हेम होता है आयरन, तो इसका मतलब ये आयरन यानी लोहे का अयस्क है, एल्युमिनियम का नहीं है, तो इसमें गलत का चिन्ह लगा देंगे। हीरा कार्बन का रूप है, पहले वाले में सही का चिन्ह लगाएंगे। तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, ना कि एल्युमिनियम का। गा में देखिए, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल सही है। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है। तो क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज एक अधातु है। क्वार्ट्ज एक अधातु है, यानी क्वार्ट्ज अधात्विक खनिज है, तो ये हमारा गलत है। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज दिया है, जबकि ये क्या होता है? अधात्विक खनिज, तो ये गलत है, इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, बिल्कुल सही है। संगमरमर चूने के पत्थर से ही बनता है, क्योंकि संगमरमर का फार्मूला वही होता है जो चूने के पत्थर का, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। चलिए आगे देखते हैं। मिलान करना है आपको। स्तंभ का को स्तंभ खा से, का के सही जवाब को खा के सही जवाब से मिलाना है। तो पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए आयरन, लेड, एल्युमिनियम, मैग्नीज में से कौन सा विकल्प सही है? एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम धातु को निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। गैलेना, ये शीशे का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। अब बचा क्या? पायरोलुसाइट, तो ये मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपस में मैच करा देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ये उत्तर बहुत लंबे नहीं देने हैं, ठीक है, सीधे सीधे आपको उत्तर लिखना है। पहला देखिए, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर में खनिज, और खनिज में लिखेंगे कि बहुत से तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में भूमि की भूपरपटी, निचली सतह और समुद्र में पाए जाते हैं, जिन्हें खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन खनिज पदार्थों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अयस्क, दूसरा हेडिंग डालेंगे अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है या जिससे धातु को निकाला जाता है, वो अयस्क कहलाता है। तो इस तरह से खनिज और अयस्क को अलग अलग हिंट डाल के लिखेंगे। ख देखिए, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। तो अधिकांश खनिज जो हैं वो संयुक्त अवस्था में यानी यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था यानी यौगिक किसके रूप में पाए जाते हैं? यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं की अधात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। तो देखिए, आघात वर्धनीयता यानी जब धातुओं पर हथौड़े से आघात किया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, तो वो धीरे धीरे फैलता है। आपने देखा होगा कि लोहे से चपटी चपटी चीज़ें या विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो खेती से संबंधित हैं, लोग ले जाके बनवाते हैं, तो वो इसकी आघात वर्धनीयता गुण की कारण ही होता है। धातुओं को पीट पीट के
पतला चपटा बनाया जा सकता है। इसी गुण को अधातु वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता क्या होता है? धातु को पतले पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये इसका तन्यता का गुण कहलाता है। धातुओं का संक्षारण क्या है? संक्षारण का मतलब होता है धातुओं का नष्ट होना। तो देखिए, जो धातुएं होती हैं वो वायुमंडल और नमी की उपस्थिति में वायु में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया करके यौगिक की परत बना लेते हैं, और ये यौगिक की परत धीरे धीरे धातुओं से अलग हटने लगती है, जिसके कारण धातु नष्ट होने लगती हैं। इसी को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं के नाम बताइए। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन सा है? एक तो गोल्ड और दूसरा प्लेटिनम। दोनों मैंने आपको बताया हुआ है, और दोनों ही महंगी धातुएं हैं। दोनों का प्रयोग ज्वेलरी में किया जाता है। मिश्र धातु क्या है? मिश्र, नाम ही इसका मिश्र है। तो ये एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को या धातु अधातुओं को समांगी वे में या समांग मिश्रण बनाया जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का या अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु में एक से ज़्यादा धातुएं मिली हुई होती हैं। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो देखिए, ये प्रश्न और इसके ठीक ऊपर जो पहला प्रश्न था हमारा, वो भी यही है। ये देखिए क, ये दोनों प्रश्न समान है। क और इसके बाद देखिए ये छ वाला, ये दोनों प्रश्न क्या है? सेम है। दोनों प्रश्न सेम है। तो ये किताब की मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी है और क्वेश्चन पूछने वाले की भी मिस्टेक है। तो ये दोनों प्रश्नों को, एक ही प्रश्न को दो बार दिया गया है। तो आपको उत्तर मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए। तो मैंने आपको धातुओं में दो धातुएं बताई थी, मरकरी और गैलियम। मरकरी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे और गैलियम 31 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखिए, प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है का धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि धातु को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बनाता है यौगिक। अब जरा धातु की जगह पर एक धातु ले लेते हैं, सोडियम और O2। तो क्या बन जाएगा? ये Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे तो 2Na2। अब सोडियम 4 होगा ना, 2 दूनी 4, तो सोडियम में 2 आगे प्रीफिक्स लगा देंगे। तो 2Na प्लस 2O2 गिव्स 2Na2O। ये हमारा एक उदाहरण हो गया सोडियम धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ख, धातु तथा अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। धातु तथा अधातु की जल के साथ अभिक्रिया बतानी है आपको। तो धातु की जब हम जल से रिएक्शन कराते हैं तो हमने आपको रूल बताया था, धातु प्लस H2O गिव्स धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट। तो धातु हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? ये क्षार होते हैं। यानी ये धातु की जब हम रिएक्शन सोडियम H2O से कराते हैं, जल से कराते हैं, तो धातु हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक सोल्यूशन बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, यही सेम क्वेश्चन है धातु का। तो Na का ही एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं। H2O से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो NaOH प्लस H2। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गए। तो सोडियम के आगे अगर 2 बढ़ाते हैं, यहाँ भी 2 बढ़ाते हैं, तो देखिए 2 सोडियम और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4। तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 2
और 2 ये 4, 2 ये और 2 ये, देखिए 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 2H2O कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, सोडियम भी 2 हो जाएंगे। तो जो हमारे समीकरण बनेगी, संतुलित समीकरण, वो क्या बनेगा? 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2। ठीक है। अब कह रहा है अधातु की जल से रिएक्शन बताइए। तो कोई एक अधातु ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, कार्बन की रिएक्शन जल से कराते हैं। कार्बन की रिएक्शन जब हम जल से कराएंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सल्फ़र की रिएक्शन अगर H2O से कराते हैं, CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है, CO और CO2 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अब सल्फ़र की रिएक्शन जब H2O से कराते हैं तो ये बनाता है SO2 + 2H2। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। सल्फ़र + 2H2O गिव्स सल्फ़र डाइऑक्साइड + 2H2। तो इस तरह से अधातु और धातु दोनों जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। धातुएं जल के साथ क्षारीय सॉल्यूशन बनाती हैं और अधातुएं जल के साथ अम्लीय सॉल्यूशन बनाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको इसके लिए टेबल देखनी पड़ेगी। लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है? वैसे 2-3 जगह तो मुझे याद हैं। जैसे लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसी तरह से तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा का प्रतीक चिन्ह होता है CU कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तीसरा है गोल्ड। तो गोल्ड तो बहुत सीमित है, गोल्ड कम जगहों पे ही पाया जाता है। गोल्ड पाया जाता है कर्नाटक की कोलार की खान में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, धातु लिखेंगे, उसके आगे जहाँ पाई जाती हैं उनके नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। तो देखिए, प्रश्न घा और प्रश्न का ये सेम क्वेश्चन है। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अंतर सिर्फ यहाँ है, यहाँ उदाहरण सहित लिखा है, यहाँ 2 उदाहरण लिखा है। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न सेम है और ये रिपीट किया हुआ है प्रश्न, तो आपका उत्तर वही सेम रहेगा जो आपने पहले प्रश्न में दिया है। बस इसमें 2 उदाहरण पूछा है तो एक उदाहरण और कर लीजिए, एक धातु और ले लीजिए, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से रिएक्शन करा लीजिए। ये बना लेता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे, ये आपका संतुलित समीकरण हो जाता है। तो इस तरह धातुओं के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अड़ा। ये भी वही सेम प्रश्न है जो घा में पूछा गया, जो का में पूछा गया। तो ये एक तरह से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है बार बार। इस तरह का मिस्टेक होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर है तो वो मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूँ। सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया। अब ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन से क्रिया आपने किया ही था, जल से भी आपने क्रिया किया है, सोडियम धातु की जल से क्रिया। तो वही सेम रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगला प्रश्न च, धातु तथा अधातु में अंतर क्या क्या है? तो देखिए, धातु और अधातु में अंतर क्या है? धातुएं अधात्वर्धनीय होती हैं, धातुओं में तन्यता होती है, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं। तो जिस तरह से अंतर लिखा जाता है, मैंने आपको धातु अधातु में बहुत ही सुंदर तरीके से वीडियो में अंतर बताया हुआ है। चूँकि लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, खाली शुरू में देखेंगे, और चूँकि पढ़ाई लिखाई की चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव तो होती नहीं हैं, बोरिंग होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। जब आप उसको पूरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक तरफ धातु लिखेंगे, एक तरफ अधातु लिखेंगे और उनके अंतर लिखेंगे। तो धातुएं ठोस होती हैं, अधातु ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं।
धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, भंगुर होती हैं, यानी हथौड़ा मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, यानी आघात करने पर बढ़ती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर, आघात करने पर टूट जाती हैं। धातुओं में तन्यता पाई जाती है, इनके तार खींचे जा सकते हैं, जबकि अधातुओं का ये गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं सोनोरस होती हैं, यानी हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस करती हैं, अधातुएं कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। तो इस तरह कई अंतर हैं धातु अधातु के बीच में। सभी अंतरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आप ही की भाषा में इसको समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देखने और पढ़ने की आदत डालिए। अगला प्रश्न देखिए, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए। तो संक्षारण क्या होता है? धातु का नष्ट होना। मैंने आपको पहले भी बताया था, धातु का वायु और नमी, यानी वायुमंडल की गैसों और नमी की उपस्थिति में नष्ट होना क्या कहलाता है? धातु का संक्षारण। तो धातु संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों, इन विधियों को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया हुआ है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसमें, लेकिन इसके उत्तर को देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, तो आप वीडियो को कंसल्ट करिए, ज़रूर देखिए। वीडियो का लिंक मैं आपके इसमें अभ्यास प्रश्नों के हल वाले में डाल दूँगा, ठीक है। तो संक्षारण रोकने का उपाय क्या है, जो हम लोग अपने घरों में करते हैं? प्राइमर या पेंट लगाकर, दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर, और तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है गैल्वेनीकरण करके, यानी लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग करा के। नंबर 4 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नंबर 5 मिश्र धातुएं बनाकर। तो ये सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है, क्यों लगी होती है? तो जो हमारा तवा होता है, जब हम उस पर रोटी बनाते हैं तो तवा तो लोहे का बना हुआ होता है, धातु होती है, और धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो जब तवे को हम गर्म करते हैं तो पूरा का पूरा लोहा गर्म हो जाता है। अब ऐसे में हम तवे को पकड़ के उतार तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए उसमें लकड़ी की हैंडल लगी होती है, और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी गर्म नहीं होती है, तो उसको हम आसानी से, तवे को हम आसानी से लकड़ी के हैंडल से पकड़ के आराम से उतार सकते हैं। तो तवा का जो हैंडल होता है लकड़ी का होता है, और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे आपके पाठ के अभ्यास प्रश्न। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा प्रश्न उत्तर सहित, और कॉपी चेक भी करा लीजिएगा बाद में। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।